कल हम बात कर रहे थे, किसकी बात कर रहे थे? किडनी की। चलो यहाँ फिर एक किडनी ड्रा कर देता हूँ। ऐसे करके कर रहा हूँ किडनी ड्रा। ये किडनी हो गई, ये किडनी हो गई। और आपको बताया था कि किडनी का जो आउटर रीजन है, कौन सा वाला रीजन? ये जो आउटर साइड है, जो थोड़ा डार्कर होता है, इसको हम कहते हैं कॉर्टेक्स। ये जो मैं रेड कर रहा हूँ, इस एरिया कौन सा है? ये लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन देख रहे हैं हम किडनी का। ये इसका रेड वाला एरिया जो है, ये है कॉर्टेक्स। इसको मैंने क्या कहा? इसको मैंने कहा कॉर्टेक्स। और इनर साइड पर जब मिडिल रीजन में देखें, इस तरह की स्ट्रक्चर्स होती हैं, कॉनिकल स्ट्रक्चर्स। नीचे वाला हिस्सा ये मेडुला है, इनर साइड वाला हिस्सा। और मेडुला में ऐसी कॉनिकल स्ट्रक्चर्स होती हैं, ये मैं बना रहा हूँ, ये जो ब्लू कलर की हैं, ये कॉनिकल स्ट्रक्चर्स। ऐसी कॉनिकल स्ट्रक्चर्स होती हैं और इन कॉनिकल स्ट्रक्चर्स को हम कहते हैं पिरामिड्स। इनको क्या कहते हैं? पिरामिड्स। फिर मैंने बताया था कि आपको यूरिन जो है वो इन पिरामिड से ड्रॉप्स की शक्ल में निकलता है। फिर क्या होता है? वैसे यहाँ पर कुछ ट्यूब्स भी होती हैं, मगर आपकी बुक में नहीं लिखा हुआ उसका। मैं डायरेक्ट यहाँ पर यूरेटर के पार्ट की तरफ चला जाता हूँ। यहाँ पर इस जगह पर ये जो है यहाँ पर ये जो ट्यूब है, इस ट्यूब को हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं यूरेटर। और यूरेटर का जो पहला वाला पोर्शन होता है, ये फनिल शेप का जो स्टार्ट वाला पार्ट है, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं पेल्विस। ये पेल्विस जो है वो क्या करता है? यूरिन को कलेक्ट करता है। स्टूडेंट, शोर की आवाज ना आए आप लोगों की, कीप साइलेंट। ये देखें, ये इसको ये जो है, ये इसको जो है वो यूरिन को कलेक्ट करता है। कौन? पेल्विस। यूरेटर का जो स्टार्ट वाला जो पोर्शन है वो फनिल शेप का है, जिसको हम क्या कह रहे हैं? पेल्विस। यहाँ से यूरिन जो है वो किस में आ जाता है? यूरेटर में। फिर यूरेटर से मैंने आपको बताया था यूरिनरी ब्लैडर में चला जाता है। ये सारी चीजें किडनी की हम कल जो है वो डिस्कस कर चुके हैं। हमने ब्लड सप्लाई भी डिस्कस की थी कि किडनी को जो ब्लड लेके जा रही है, यहाँ से किडनी को जो ब्लड सप्लाई कर रही है, इस आर्टरी को हम कहते हैं रीनल आर्टरी। ये क्या है? ये है रीनल आर्टरी। और किडनी से जो ब्लड वापस लेकर आ रही है, ये तो लेकर गई थी, और जो वापस ब्लड लेकर आ रही है किडनी से, ये इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं रीनल वैन। ये सब चीजें डिस्कस कर चुके थे। अच्छा, बात मुझे ये करनी थी आपसे कि हम कहते हैं कि किडनी के अंदर यूरिन प्रोड्यूस होता है, किडनी यूरिन बनाती है। अब किडनी खुद ब खुद तो यूरिन नहीं बना देती ना। इन किडनी के अंदर क्या कहना चाहिए कि यूरिया गया और यूरिन में कन्वर्ट हो गया, ऐसा नहीं होता। किडनी के अंदर क्या होती है? छोटी छोटी यूरिन बनाने की फैक्ट्रीज होती हैं। ऐसे ये देखें, ये जो मैं बना रहा हूँ ना, किडनी के अंदर ऐसी यूरिन बनाने की फैक्ट्रीज होती हैं। सॉरी, इसको मुझे यहाँ बनाना चाहिए। ऐसी यूरिन बनाने की जो है वो किडनी में फैक्ट्रीज होती हैं। और इन यूरिन बनाने की छोटी छोटी जो फैक्ट्रीज होती हैं, इनको हम कहते हैं नेफ्रॉन। यानी किडनी जो है, किडनी के अंदर वो बेसिक स्ट्रक्चर्स जो यूरिन प्रोड्यूस करती हैं, वो क्या होती हैं? वो होती हैं नेफ्रॉन। अच्छा, एक किडनी के अंदर अबाउट 1 मिलियन नेफ्रॉन हो सकते हैं। एक किडनी के अंदर कितने नेफ्रॉन होते हैं? अबाउट 1 मिलियन नेफ्रॉन 1 मिलियन नेफ्रॉन होते हैं
एक किडनी में अबाउट 1 मिलियन जो है वो नेफ्रॉन होते हैं। तो आप देखिए ना, एक किडनी जो है वो, मैंने आपको एक किडनी की लेंथ बताई थी 10 सेंटीमीटर, यानी एक किडनी की लेंथ 10 सेंटीमीटर है और इसके अंदर कितने नेफ्रॉन है? 1 मिलियन नेफ्रॉन है। इसका मतलब नेफ्रॉन जो है वो आम आंख से कितने छोटे होंगे? जब 1 सेंटीमीटर किडनी के अंदर 1 मिलियन नेफ्रॉन आ गए, तो इसका मतलब नेफ्रॉन का साइज बहुत कम होगा। और ये माइक्रोस्कोपिक होते हैं। नेफ्रॉन क्या होते हैं? ये भी बात याद रखिएगा, नेफ्रॉन जो है वो माइक्रोस्कोपिक होते हैं। तादाद कितनी होती है एक किडनी में? पर किडनी, यानी पर किडनी में ये 1 मिलियन होते हैं, माइक्रोस्कोपिक होते हैं। और नेफ्रॉन को अगर आप डिफाइन करना चाहो तो हम इसे कह सकते हैं कि स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। ये क्या है? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। असल में हम ये, यानी किडनी के अंदर जो बेसिक, किडनी की जो ज्यादातर बेसिक स्ट्रक्चर जो बना रहा है वो कौन बना रहा है? वो भी ये नेफ्रॉन बना रहा है। और किडनी का जो मेन फंक्शन है यूरिया बनाने का या ऑस्मो रेगुलेशन का, जो इसका मेन फंक्शन है वो भी कौन कर रहा है? वो नेफ्रॉन कर रहा है। यानी नेफ्रॉन को अगर किडनी से निकाल दोगे तो किडनी की स्ट्रक्चर भी नहीं रहेगी और किडनी का फंक्शन भी नहीं रहेगा। तो इस वजह से नेफ्रॉन को हम कह रहे हैं स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। आगे जो अब हम डिस्कस करेंगे, हम नेफ्रॉन ही को डिस्कस करेंगे। अब 1 मिलियन नेफ्रॉन तो मैं नहीं बना सकता, इस किडनी में से सिर्फ एक ही नेफ्रॉन निकाल कर जो है वो मैं बनाऊंगा और उसकी स्ट्रक्चर को जो है वो डिस्कस करेंगे। चलिए इसको मैं यहाँ पर फिर ड्रा करता हूँ। ये एक किडनी है, ये किडनी का कोर्टेक्स पार्ट है, ऊपर वाले पार्ट को कोर्टेक्स कहते हैं, नीचे वाले पार्ट को मेडुला कहते हैं। और इसी के अंदर जो है, होते तो बहुत सारे नेफ्रॉन है, मिलियन नेफ्रॉन होते हैं, मैं सिर्फ एक नेफ्रॉन यहाँ पर ड्रा कर रहा हूँ। ये देखें, ये एक नेफ्रॉन है। अब मैं इस नेफ्रॉन को बाहर निकाल के बना रहा हूँ, थोड़ा सा बड़ा करके इस नेफ्रॉन को मैं बना रहा हूँ। और मैं आपकी बुक में जो कुछ लिखा हुआ है नेफ्रॉन के बारे में वो आपको समझाऊंगा। पहले मुझे थोड़ा डायग्रामेटिक वे में इसको समझाने दें। आपका कॉन्सेप्ट जो है वो नेफ्रॉन के हवाले से पहले मुझे क्लियर कर लेने दें, फिर मैं आगे आपकी बुक वाली बातें भी बता दूंगा। ये मैं पहले एक नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर यहाँ ड्रा कर दूं। प्योरली सिर्फ नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर ड्रा कर रहा हूँ, इसकी कोई ब्लड सप्लाई नहीं बना रहा हूँ। ये देखिए, मैं नेफ्रॉन एक ड्रा कर रहा हूँ। ये नेफ्रॉन ट्यूब्स की तरह होते हैं। नेफ्रॉन क्या होते हैं? ये ट्यूब्स की तरह होते हैं। देखिए जैसे मैंने ये ट्यूब बनाई है ना एक, अब ये मैंने एक नेफ्रॉन ड्रा किया है। मैंने क्या ड्रा किया है? एक नेफ्रॉन जो है मैंने यहाँ पर ड्रा कर दिया। अब मैं इस नेफ्रॉन के आपको जो है वो पार्ट्स बताऊंगा कि नेफ्रॉन के ये पार्ट्स कौन कौन। सबसे पहले तो देख लो, स्टार्ट के अंदर ये जो कप शेप की स्ट्रक्चर नजर आ रही है, ये जो स्टार्ट में जो कप शेप की स्ट्रक्चर नजर आ रही है, चलें इस कप शेप की स्ट्रक्चर को मैं ये पर्पल कलर दे देता हूँ। ये जो कप शेप की स्ट्रक्चर नजर आ रही है, ये वाली, इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं बोमेन कैप्सूल। कप को हम क्या कहेंगे? कप लाइक जो स्ट्रक्चर है इसको हम कहेंगे बोमेन कैप्सूल। ये क्या हो गया? ये हो गया बोमेन कैप्सूल्स। बोमेन ने, आई थिंक इसको साइंटिस्ट होगा जिसने इसको डिस्कवर किया होगा, तो इस वजह से इसका नाम बोमेन कैप्सूल रख दिया। अच्छा, बोमेन कैप्सूल से कन्व्यूलेटेड मतलब ऐसे मुड़ी हुई ऐसी ट्यूब निकल रही है, ऐसे कन्व्यूलेटेड मुड़ी हुई ट्यूब निकल रही है। और ये जो मुड़ी हुई ट्यूब निकलती है बोमेन कैप्सूल से, इनको हम क्या कहते हैं? इनको हम कह देते हैं, ये देखें, ये मैं इसको पिंक कलर दे रहा हूँ, ये जो इसी मुड़ी हुई जो ये कन्व्यूलेटेड ट्यूब्स निकली हुई हैं बोमेन कैप्सूल से, इन ट्यूब्स को हम कहते हैं प्रॉक्सिमल कन्व्यूलेटेड ट्यूब्यूल, PMTB इसको कह सकता हूं मैं, PCT, प्रॉक्सिमल कन्व्यूलेटेड ट्यूब्यूल शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं इसको।
फिर प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल नीचे की तरफ जाती है, फिर ऊपर की तरफ चली जाती है और एक लूप लाइक जो है वो एक फंदेनुमा स्ट्रक्चर बना लेती है। और ये जो फंदेनुमा स्ट्रक्चर होता है, ये जिसको मैं भी ब्राउन कलर दे रहा हूँ, ये जो फंदेनुमा स्ट्रक्चर है, पहले इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं लूप ऑफ हेनले, लूप ऑफ हेनलेस कहते हैं। लोप इस वजह से कह रहे हैं ये फंदेनुमा है, हेनले वो साइंटिस्ट होगा जिसने इसको डिस्कवर किया होगा, तो इस वजह से इसको नाम दे दिया लूप ऑफ हेनले। अच्छा, लूप ऑफ हेनले के बाद फिर एक और कन्विलेटेड ट्यूब्यूल आ गई, फिर एक और इस तरह मुड़ी हुई ट्यूब आ गई, और ये दूसरी जो कन्विलेटेड ट्यूब्यूल होती है, इसको हम कहते हैं डिस्टिल कन्विलेटेड ट्यूब्यूल। ये दूसरी वाली कन्विलेटेड ट्यूब्यूल जो है वो डिस्टिल कन्विलेटेड ट्यूब्यूल कहलाएगी। इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे डिस्टिल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, तो कहेंगे डिस्टिल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। अच्छा, अब एक और चीज देखो, कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल दो हैं, एक ये हो गई एक ये हो गई, इसको प्रॉक्सिमल नाम दे दिया और इसको डिस्टिल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। प्रॉक्सिमल का मतलब यहाँ समझ लें तो पास, जो बोमेन कैप्सूल के पास है, जो बोमेन कैप्सूल के नियर है, उसको प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल कह दिया, और जो बोमेन कैप्सूल से जो दूर है उसको क्या कह दिया, डिस्टेंस पर जो है उसको कह दिया डिस्टिल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। दोनों ही एक जैसी होती हैं कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, लेकिन इसको डिस्टिल कह रहे हैं क्योंकि बोमेन कैप्सूल से दूर है, और इसको प्रॉक्सिमल कह रहे हैं क्योंकि ये बोमेन कैप्सूल के पास है। अच्छा, फिर डिस्टिल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल खुलती है एक डक्ट में, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम कहते हैं कलेक्टिंग डक्ट। देखो, बड़ी जो छोटी जो होती हैं उनको हम ट्यूब कहते हैं, जो ट्यूब थोड़ी बड़ी हो जाती हैं, बड़े साइज की होती है, उनको कहते हैं डक्ट। तो इसको हम क्या कहेंगे, कलेक्टिंग डक्ट। यानी ये जो डिस्टिल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, ये किस में खुल रही है, एक डक्ट में, एक नाली में खुल रही है, जिसको हम क्या कह रहे हैं, कलेक्टिंग डक्ट। अच्छा, सिर्फ एक इसको कलेक्टिंग डक्ट क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसमें सिर्फ इसी नेफ्रॉन की डिस्टिल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल नहीं खुल रही होती, और दूसरे भी नेफ्रॉन की डिस्टिल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल कहाँ खुल रही होती है, इसी के अंदर खुल रही होती है। सिर्फ एक नेफ्रॉन की डिस्टिल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल इसमें ओपन नहीं हो रही होती, दूसरे भी नेफ्रॉन होते हैं जिनकी डिस्टिल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल इसमें ओपन हो रही होती है। तो इसको कहते हैं कलेक्टिंग डक्ट, यानी ऐसी डक्ट है जिसमें एक से ज्यादा नेफ्रॉन के, ये एक ऐसी डक्ट है जिसमें एक से ज्यादा नेफ्रॉन के, जिसमें जो है वो डिस्टिल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स खुलती हैं, इस वजह से इसको हम कलेक्टिंग डक्ट कहते हैं। तो अब आप इधर देखो, मैंने इसको चलें, इसको बीच में एक लाइन ड्रा कर देता हूँ, ये देखो, ये ऐसे मैंने लाइन बना दी। अब आप देखें, ये जो किडनी के अंदर होता है ना नेफ्रॉन, ये ऊपर वाला पार्ट जो है वो कॉर्टेक्स है, और नीचे वाला पार्ट जो है वो क्या है, वो है मेडुला। अब आप देखें, ये जो मैंने नेफ्रॉन बनाया है, आगे बताऊंगा नेफ्रॉन की भी 2 टाइप्स होती हैं, लेकिन मैंने फिलहाल जो इस वक्त नेफ्रॉन बनाया है, तो इसके आप देखें, बोमेन कैप्सूल, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, डिस्टिल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, ये सब कौन से एरिया में, ये सब होते हैं कॉर्टेक्स में। देखिए, ये सारे के सारे एरिया किडनी के कौन से पार्ट में है, ये सब हैं कॉर्टेक्स के अंदर। जबकि लूप ऑफ हेनले जो है, ये लूप ऑफ हेनले और कलेक्टिंग डक्ट का जो पार्ट है, लूप ऑफ हेनले जो है ये किसके अंदर होता है, ये होता है मेडुला में। लूप ऑफ हेनले देखें कहाँ पर है, ये वाला एरिया जो है ये मेडुला में। तो आपको याद रखना चाहिए कि नेफ्रॉन का कौन सा पार्ट कॉर्टेक्स में होता है और कौन सा पार्ट जो है वो मेडुला के अंदर होता है। अच्छा, ये तो मैंने अभी आपको सिर्फ नेफ्रॉन की जर्नल से एक पार्ट्स बताए नेफ्रॉन के। सबसे पहला वाला पार्ट जो है वो उसको हम क्या कहेंगे, स्टार्ट जो हो रहा है नेफ्रॉन, वो किससे स्टार्ट हो रहा है, एक कैप एक कप लाइक स्ट्रक्चर को, जिसको हम कह रहे हैं बोमेन कैप्सूल। बोमेन कैप्सूल किस में खुल रहा है, एक कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में, जिसको कह रहे हैं प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल एक लूप में, जो एक फंदे में खुल रहा है, जिसको हम कह रहे हैं लूप ऑफ हेनले। लूप ऑफ हेनले किसमें ओपन हो रहा है, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में, और डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल किसमें ओपन हो रहा है, ये ओपन हो रहा है कलेक्टिंग डक्ट में। ये स्ट्रक्चर हो गई। अब देखें, अगर मैं ब्लड सप्लाई की बात करूं कि इस नेफ्रॉन को जो है वो ब्लड सप्लाई किस तरह से हो रहा होता है, 1 मिनट, मैं इसको थोड़ा सा इरेज करूं, फिर मैं आपको ब्लड सप्लाई इसकी बताता हूं।
अब मैं इसके पार्ट्स को यहाँ से इरेज कर रहा हूँ, सिर्फ नेफ्रॉन ही मैं यहाँ पर छोड़ रहा हूँ। चलिए ये भी हटा देता हूँ थोड़ी देर के लिए, कलेक्टिंग रखिए। ये देखिए, अब इस नेफ्रॉन को जो ब्लड सप्लाई होता है, अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था कि एक आर्टरी जाती है किडनी के अंदर, और इस आर्टरी को हम कहते हैं रेनल आर्टरी। रेनल आर्टरी आगे जाके डिवाइड हो जाती है, फिर मजीद छोटी छोटी, यानी इतनी डिवाइड होती है कि इसकी कितनी ब्रांचेस बन जाती हैं, इसकी ब्रांचेस बन जाती हैं तकरीबन 10 लाख ब्रांचेस बनेगी। क्योंकि आपको पता है ना कि एक किडनी के अंदर 1 मिलियन नेफ्रॉन होते हैं, अबाउट 1 मिलियन नेफ्रॉन होते हैं। हर नेफ्रॉन को ब्लड सप्लाई होगा, हर नेफ्रॉन को ब्लड सप्लाई होगा, 1 मिलियन तकरीबन 10 लाख होता है। तो हर हर जो है वो नेफ्रॉन को ब्लड सप्लाई होगा, तो टोटल ये आर्टरी जो है वो कितनी ब्रांचेस में डिवाइड हो जाएगी, ये डिवाइड हो जाएगी तकरीबन 10 लाख या 1 मिलियन ब्रांचेस में डिवाइड होगी। और फिर ये छोटी छोटी जो आर्ट्रियूल्स में डिवाइड हो जाएगी, छोटी छोटी ब्रांचेस में डिवाइड हो जाएगी, या छोटी छोटी जिसको हम क्या कहेंगे, छोटी छोटी आर्ट्रियूल्स में जो है वो आर्ट्रियूल में डिवाइड हो जाएगी। अब यही देखें, ये क्या होगा, अब इधर से वही जो डिवीजन वाली आर्टरी थी ना, ये आर्टरी डिवाइड हुई, और ये डिवाइड होकर ये एक आर्टरी जो है वो किसमें दाखिल हुई, एक आर्टरी दाखिल हुई किसमें, बोमेन कैप्सूल में। और बोमेन कैप्सूल में आके इसने क्या किया, देखिए मैं इसको थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से यहाँ पर ड्रा करता हूँ आपको समझाने के लिए। बोमेन कैप्सूल को ये मैं इसको ऐसे ड्रा करता हूँ, इसको ऐसे कर देता हूँ थोड़ा सा ताकि आपको और क्लियर हो। ये बोमेन कैप्सूल, अब आप इधर देखें कि मैंने आपको बताया था बोमेन कैप्सूल को मैं थोड़ा डिफरेंट कलर दे दूँ। कौन सा कलर दूँ, ऑरेंज कलर दे देता हूँ। ये बोमेन कैप्सूल है। अच्छा, इस बोमेन कैप्सूल को ये बोमेन कैप्सूल है। अब क्या होता है कि इस बोमेन कैप्सूल में एक आर्ट्रियूल आती है। आर्टरी की भी जब छोटी छोटी डिवीजन हो जाती है तो क्या कहते हैं, आर्ट्रियूल कहते हैं। ये एक आर्ट्रियूल है बोमेन कैप्सूल, इसको रेड कलर दे देता हूँ। ये एक आर्ट्रियूल आई, ये देखिए आ गई आर्ट्रियूल। और ये आर्ट्रियूल बोमेन कैप्सूल में जब दाखिल होगी तो वो छोटी छोटी कैपिलरीज में डिवाइड हो जाएगी। छोटी छोटी किस में डिवाइड हो गई है, कैपिलरीज में। देखें छोटी छोटी सी ये कैपिलरीज बन गई, और फिर उन कैपिलरीज ने मिलाकर दोबारा एक दूसरी आर्ट्रियूल बना ली। अब वो आर्ट्रियूल जो इस बोमेन कैप्सूल में दाखिल हुई है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं एफरेंट, उसको हम कहते हैं एफरेंट आर्ट्रियूल। उसको क्या कहते हैं, एफरेंट आर्ट्रियूल्स। और फिर एफरेंट आर्ट्रियूल्स ने अंदर जाकर जो ब्लड की कैपिलरीज बना ली, छोटी छोटी ब्लड कैपिलरीज में डिवाइड हो गई जो बोमेन कैप्सूल में, ये ब्लड कैपिलरीज बन गए। जो बोमेन कैप्सूल में ब्लड कैपिलरीज बनी, इनको हम क्या कह रहे हैं, इनको हम कह रहे हैं इस कैपिलरीज के जाल को, इस कैपिलरीज का जो जाल बन जाता है, इस कैपिलरीज के जाल को हम कहते हैं ग्लोमेरुलस। इस कैपिलरीज के जाल को जो अंदर बन जाता है इसको ग्लोमेरुलस कहते हैं। फिर यही ग्लोमेरुलस मिलकर दोबारा एक दूसरी आर्ट्रियूल बना लेते हैं जो बोमेन कैप्सूल से निकल रही है। ये थोड़ी नैरो होती है इसके मुकाबले में, ये थोड़ी लार्ज होती है, ये थोड़ी छोटी होती है, नैरो होती है। तो ये जो निकल रही है दोबारा बोमेन कैप्सूल से, फिर ये जो आर्ट्रियूल होती है, इस आर्ट्रियूल के लिए जो हम लफ्ज इस्तेमाल करते हैं वो होती है, ये होती है इफरेंट आर्ट्रियूल। देखो जो आर्ट्रियूल ब्लड लेके जा रही है किसके अंदर, नेफ्रो, इसके बोमेन कैप्सूल के अंदर, यानी जो ग्लोमेरुलस को ब्लड दे रही है वो क्या है, वो है एफरेंट आर्ट्रियूल्स। और जो ब्लड वापस लेके निकल रही है वो क्या है, इफरेंट आर्ट्रियूल है। देखो यहाँ बनाता हूँ अलग से, ये देख लो, ये क्या है, ये मिसाल के तौर पे इसको मैं कह रहा हूँ ये एफरेंट आर्ट्रियूल है, ये एफरेंट आर्ट्रियूल्स है, आर्ट्रियूल है। फिर एफरेंट आर्ट्रियूल जो है वो ग्लोमेरुलस में जब गई
तो उसमें से छोटी छोटी ब्रांचेस निकली, छोटी छोटी ब्लड कैपिलरीज, ये जो मैं बना रहा हूँ यहाँ पर, ये जो छोटी छोटी ब्लड कैपिलरीज इससे ये बन गए। और ये जो ब्लड कैपिलरीज इससे बनी है, इन ब्लड कैपिलरीज को हम क्या कह रहे हैं, इनको हम कह रहे हैं ग्लोमेरुलस। इनको क्या कह रहे हैं, ग्लोमेरुलस। और फिर ग्लोमेरुलस ने दोबारा मिलकर एक नई आर्ट्रियूल बना ली, जिसको हम क्या कह रहे हैं, जिसको हम कह रहे हैं इफरेंट आर्ट्रियूल। और ये जो ग्लोमेरुलस होता है, ये किसके अंदर मौजूद होता है, ये मौजूद होता है बोमेन कैप्सूल में। चले मैं यहाँ पर एक बोमेन कैप्सूल बना देता हूँ, ये लें, ये बोमेन कैप्सूल है, ये इधर, ये बोमेन कैप्सूल। अब ये ज्यादा बेहतर तरीके से आपको समझ में आ गया हो। ये बोमेन कैप्सूल, ये वाला बोमेन कैप्सूल मैंने यहाँ बना दिया। अच्छा, अब क्या होता है कि आर्ट्रियूल के अंदर, तो आपको पता है आर्ट्रियूल के अंदर, ये मैं भी इसके फंक्शन को बाद में बताऊंगा, सारी चीजें जो हैं वो, लेकिन अभी मैं इसके ब्लड सप्लाई को बता रहा हूँ। देखो आर्ट्रियूल, यहाँ से जब ब्लड आएगा ना, तो उस ब्लड के अंदर से जो यूरिया होगा, अमोनिया अगर मौजूद है, जितना भी जो है वो मटेरियल होगा, सिर्फ ब्लड के सेल्स को छोड़कर और लार्ज प्रोटीन को छोड़कर, वो सब किस में आ जाएगा, फिल्टर होके बोमेन कैप्सूल में आ जाएगा। वो किस में आ गया, वो आ गया बोमेन कैप्सूल। जितना भी ब्लड की सफाई होगी वो यहाँ पर होगी, और यहाँ से जो है वो ब्लड से ज्यादातर मटेरियल जो है वो किस में आ जाएगा, बोमेन कैप्सूल में आ जाएगा। यूरिया आ जाएगा, कुछ ग्लूकोज भी आ जाएगा, कुछ अमाइनो एसिड इस तरह के आ जाएंगे। ये सब चीजें किसमें आ गई, वो सब चीजें आ जाती हैं किसमें, इस बोमेन कैप्सूल के अंदर आ जाती हैं। अब क्या होता है बेसिकली, देखें आर्टरीज के मैंने आपको बताया था दो काम होते हैं, इस आर्टरीज के दो काम होते हैं। एक तो वो किडनी को क्या देता है, यूरिया देता है। एक तो किडनी को क्या देता है, यूरिया देता है, और यूरिया के साथ क्या देता है, ऑक्सीजन देता है। अब क्या हुआ कि आर्ट्यूल जब इधर आई, तो इसने क्या किया कि यहाँ पर आर्टरीज किस में डिवाइड हो गई, कैपिलरीज में। आर्टरीज कैपिलरीज में क्यों डिवाइड होती है, वो इस वजह से डिवाइड होती है क्योंकि कैपिलरीज के जरिए जो है वो एक्सचेंज करती है मटेरियल का बॉडी के सेल्स के साथ। तो यहाँ पर आप देखो इसने क्या किया, इसने यूरिया तो दे दिया, ग्लूकोज भी दे दिया, मगर अपना दूसरा वाला काम भूल गई है। इसको क्या काम करना था, इसको ऑक्सीजन भी सप्लाई करनी थी इसके किडनी, इसके नेफ्रॉन के सेल्स को। इसने क्या करना था, नेफ्रॉन के सेल्स को ऑक्सीजन सप्लाई करनी थी। अब नेफ्रॉन के सेल को जब इसको ऑक्सीजन सप्लाई करनी थी, तो वो तो इसने काम किया नहीं। तो इस वजह से क्या हुआ, इस आर्ट्रियूल में से फिर एक और आर्ट्रियूल निकल गई, जिसको हम क्या कह रहे हैं, इफरेंट आर्ट्रियूल। ये देखो एक और आर्ट्रियूल निकल गई, जिसको क्या कह रहे हैं, इफरेंट आर्ट्रियूल। फिर इफरेंट आर्ट्रियूल से मजीद ब्लड की कैपिलरीज निकलेंगी, इफरेंट आर्ट्रियूल से फिर मजीद ब्लड की कैपिलरीज निकलेंगी, फिर एक दूसरी कैपिलरीज निकलेंगी, जिनको कहेंगे पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज। जिनको क्या कहेंगे, इन कैपिलरीज को, इनको हम कहेंगे पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज। और ये पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज चारों तरफ किसके लिपट जाएंगी, ये ट्यूब्स के चारों तरफ ऐसे लिपट जाएंगी। पेरी का मतलब क्या होता है, सराउंड। और ये पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज क्या काम करेंगी, ये ऑक्सीजन देंगी इसके टिश्यूज को। देखें, अगर आपने फर्स्ट ईयर के अंदर पढ़ा होगा कि जब कोई भी आर्ट्रियूल जो है या आर्टरी जो है वो किसी आर्टरी डिवाइड हो जाती है किसमें, आर्टरी डिवाइड हो जाती है किसमें, कैपिलरीज में। और कैपिलरीज मिलके दोबारा क्या बनाती हैं, कैपिलरीज दोबारा मिलकर आर्टरीज नहीं बनाती, फिर वो कैपिलरीज मिलकर क्या बना लेती हैं, वैन बना लेती हैं। कैपिलरीज मिलके क्या बना लेती हैं, वैन बनाती हैं। क्यों वैन बनाती हैं, क्योंकि इनके अंदर फिर जब ये आर्टरीज जब कैपिलरीज में डिवाइड हो जाती हैं, तो आर्टरीज के अंदर से जो ऑक्सीजन होती है वो किसको चली जाती है, बॉडी टिश्यूज को। फिर नॉन ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो किस में आ जाता है, वैन में। तो इसको हम वैन कहते हैं। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो ये भी एक आर्टरी थी जो बोमेन कैप्सूल में दाखिल हुई, लेकिन इसने क्या किया, इसने जो है वो बेसिकली जो है वो यूरिया तो दे दिया, यूरिया तो इसने दे दिया, किसको, यूरिया दे दिया इसने बोमेन कैप्सूल को, लेकिन ऑक्सीजन नहीं दी। जब ऑक्सीजन नहीं दी, तो इससे फिर एक जो नई आर्ट्यूल निकली, इसको वैन तो हम कहेंगे नहीं, अभी इसको आर्टरी कहेंगे, क्योंकि इसके अंदर ऑक्सीजन है। क्योंकि इसको भी ऑक्सीजन बॉडी के टिश्यूज को देनी है, तो फिर क्या हुआ, इसके अंदर से एक नई जो है वो ब्लड की कैपिलरीज निकल गई। और ये जो ब्लड की कैपिलरीज थी, इनको हमने क्या कहा, पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज। ये हो गई पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज। और फिर ये पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज जो होती हैं, यही फिर आगे मिलकर, जब ये ऑक्सीजन दे देती हैं, तो यही पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज मिलकर आगे क्या बना लेती हैं, ऐसे वैन बना लेती हैं। ये क्या बनाती हैं, वैन बनाती हैं। और वैन से ये जो वैन्यूल बनाती हैं छोटे छोटे, और किसको दे देती हैं, नॉन ऑक्सीजनेटेड ब्लड दे देती हैं, आगे चलकर ये बना लेती हैं रीनल वैन। और रीनल वैन नॉन ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके किडनी से निकल जाती है।
अच्छा, एक और बात याद रखिएगा, जो पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज हैं, इसमें एक पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज वो होती है जो किसके साथ साथ चलती है, जो चलती है लूप ऑफ हेनले के पैरेलल चल रही होती है, ऐसे ऐसे लूप ऑफ हेनले के पैरेलल चल रही होती है। एक पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज लूप ऑफ हेनले के पैरेलल चल रही होती है। ये जो पैरेलल चल रही होती है इसको कहते हैं वासा वासा रेक्टा। इसको क्या कहते हैं? वासा रेक्टा कहते हैं। अच्छा चलो देखो, मैंने ये सारी चीजें अभी आपको बताई हैं। अब मैं आ जाता हूँ आपकी बुक वाली, बुक की वर्डिंग पर आ जाता हूँ कि आपकी बुक में क्या लिखा हुआ है। अब हम आ जाते हैं आपकी बुक में जो लिखा हुआ है उस पर। देखो, सबसे पहले तो आपकी बुक में लिखा हुआ है नेफ्रॉन के हवाले से कि ईच किडनी इज कंपोज्ड ऑफ अबाउट अ मिलियन ऑफ माइक्रोस्कोपिक ट्यूब्यूल और नेफ्रॉन। यानी ये जो एक किडनी है, ये जो एक किडनी है ना, इस किडनी के अंदर तकरीबन मिलियन माइक्रोस्कोपिक ट्यूब्स होती हैं। ये आपको आम वैसे आपको आम आंख से नजर नहीं आएगा ये नेफ्रॉन, ये माइक्रोस्कोप से नजर आएगा। तो ये मिलियन, ऐसी मैंने एक बनाई है, ऐसी मिलियन माइक्रोस्कोपिक ट्यूब्यूल जो है हमारी एक किडनी के अंदर जो है वो मौजूद होती हैं। इन ट्यूब्यूल्स को हम क्या कहते हैं? इनको हम कहते हैं नेफ्रॉन। इट इज रिगार्डेड एज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। इसको हम क्या कह सकते हैं? नेफ्रॉन को हम कह सकते हैं स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। यानी किडनी की स्ट्रक्चर भी इनसे बनी है, किडनी का काम जो कर रहा है वो भी, मेजर स्ट्रक्चर किडनी की इससे बनी हुई है, और किडनी जो काम कर रहा है वो भी इसी की वजह से कर रहा है। अच्छा, और इनके दो काम होते हैं किडनी के या नेफ्रॉन के, एक तो ऑस्मोरेगुलेशन और दूसरा क्या होता है? एक्सक्रीशन। देखो, एक तो ये यूरिया को बॉडी से बाहर निकालने में हेल्प करेगी यूरिन की फॉर्म में, तो ये कौन सा फंक्शन हो गया? ये हो गया इसका एक्सक्रीशन का फंक्शन। आपकी बॉडी में जो एक्स्ट्रा वाटर होगा, वाटर को भी बैलेंस रखने का काम करेगी। आपकी बॉडी में जो एक्स्ट्रा सॉल्ट होगा उसको भी बॉडी से बाहर फेंकेगी। तो वाटर और सॉल्ट को बैलेंस रखने का काम कर रही है, तो ये ऑस्मो रेगुलेशन का भी काम कर रही है। यानी किडनी या नेफ्रॉन दोनों काम करते हैं। इनके फंक्शंस जो अगर की बात करें, अगर किडनी या नेफ्रॉन एक ही बात है, तो दो फंक्शन बताएंगे आप इसके, एक तो एक्सक्रीशन और दूसरा क्या होता है? ऑस्मो रेगुलेशन। ये हो गया। अब हम आ जाते हैं किडनी की स्ट्रक्चर की तरफ। तो आपकी बुक में लिखा हुआ है ईच नेफ्रॉन बिगिन विद अ स्फेरिकल स्ट्रक्चर कॉल्ड मेलफिगिन बॉडी। आपकी बुक में क्या दिया हुआ है? ये जो बोमेन कैप्सूल है, ये हो गया ना बोमेन कैप्सूल। बोमेन कैप्सूल और जो ग्लोमेरुलस है, ये ग्लोमेरुलस और ये बोमेन कैप्सूल, इन दोनों को मिलाकर क्या कहा गया है? इन दोनों को मिलाकर क्या कहा गया है? मेलफिगियन बॉडी। यानी ये जो नेफ्रॉन स्टार्ट हो रहा है, नेफ्रॉन स्टार्ट किससे हो रहा है? एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर से। यहाँ देखें, ये एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर है, ये जहां से ये नेफ्रॉन स्टार्ट हो रहा है। और ये जो स्फेरिकल स्ट्रक्चर है जहां से ये नेफ्रॉन स्टार्ट हो रहा है, इस स्फेरिकल स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं मेलफिगियन बॉडी। इट लाइज इन द कॉर्टेक्स ऑफ किडनी। और ये कहां पर मौजूद होती है? मैंने आपको बताया था, ये जो पहला वाला पार्ट है ये किडनी के कौन से वाले एरिया में होता है? ये मेडुला में नहीं होता है। ये कहां पर होता है? ये होता है कॉर्टेक्स। इट लाइज इन द कॉर्टेक्स ऑफ किडनी। मेलफिगिन बॉडी इज कंपोज्ड ऑफ कप लाइक बोमेन कैप्सूल। इनसाइड दिस कप लाइक a dense network of capillaries known as glomerulus। यानी ये जो मेलफिगिन बॉडी है, इसको मैं थोड़ा सा यहाँ से इरेज कर देता हूँ ताकि मैं आपको थोड़ा ये दूसरे इसके फंक्शन समझा सकूं। ये इसको मैं इरेज कर दूं थोड़ा। ये जो मैंने नेफ्रॉन यहाँ पर ड्रा किया है, तो अब हम नेफ्रॉन के, मैंने आपको जर्नली से पार्ट बता दिए थे। अब आ जाते हैं आपकी बुक में जिस तरह से ये लिखा हुआ है, उन्हीं पार्ट की तरफ चलते हैं। देखो, आपकी बुक में लिखा हुआ है कि नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर में, कि नेफ्रॉन सबसे पहले जो स्टार्ट हो रहा है वो किससे स्टार्ट हो रहा है? वो एक स्फेरिकल बॉडी है। ये देखें, ये स्फेरिकल बॉडी है जिससे ये स्टार्ट हो रहा है, ये स्फेरिकल बॉडी। ठीक है, इस स्फेरिकल बॉडी को हम क्या कह रहे हैं? इसको हम कह रहे हैं मेल फिगियन बॉडी। अब इस मेलफिगियन बॉडी किस चीज पर कंसिस्ट होती है? दो पार्ट होते हैं इस मेलफिगियन बॉडी के। एक तो होता है ये बोमेन कैप्सूल, एक इसमें क्या आ जाता है? एक तो आ जाता है इसमें ये बोमेन कैप्सूल, और दूसरा इसमें क्या आ जाता है? ये ग्लोमेरुलस। यानी ये बोमेन कैप्सूल कैप्सूल और ये ग्लोमेरुलस, इन दोनों को मिलाकर क्या कह रहे हैं? इन दोनों को मिलाकर कह रहे हैं मेलफिगियन बॉडी। अच्छा, इसके अलावा कहता है द बोमेन कैप्सूल गिव्स आउट अ कॉइल ट्यूब्यूल
नॉन एज प्रोक्सिमल कन्विलेटेड ट्यूब्यूल। कहता है इस बोमेन कैप्सूल से क्वाइल ट्यूब निकलती है, एक मुड़ी हुई ट्यूब निकलती है। ये देखो बोमेन कैप्सूल है ना, इससे ये क्वाइल ट्यूब निकल रही है। ये वाली जो क्वाइल ट्यूब जो निकल रही है ये पूरी, इस क्वाइल ट्यूब को हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं प्रोक्सिमल, पूरा नाम नहीं लिख रहा हूं मैं, जस्ट इसकी एब्रिविएशन लिख रहा हूं। इसको हम कहते हैं प्रोक्सिमल कन्विलेटेड ट्यूब्यूल। ये पहला वाला पार्ट जो है इसको क्या कह रहे हैं? इसको कह रहे हैं इसका जो बोमेन कैप्सूल जो ओपन हो रहा है वो किसमें ओपन हो रहा है? प्रोक्सिमल कन्विलेटेड ट्यूब्यूल। और ये भी कहाँ लाइज करती है? इट लाइज इन द कॉर्टेक्स। यानी मैं इसको ऐसे ऐसे बना दूं तो ये ऊपर वाला हिस्सा कॉर्टेक्स है ना किडनी का, नीचे वाला हिस्सा मेडुला है। तो ये प्रोक्सिमल कन्विलेटेड ट्यूब्यूल भी कहाँ पर मौजूद होती है? ये भी मौजूद होती है किसमें? कॉर्टेक्स के अंदर ही मौजूद होती है। फिर कहता है a network of capillaries is also attached to proximal convoluted tubule. The proximal convoluted tubule narrow and descendant down into medulla, makes a U-turn and comes back in the cortex. This narrow U-shaped part of tubule is known as loop of Henle. कहता है कि ये जो प्रोक्सिमल कन्विलेटेड ट्यूब्यूल है इसके चारों तरफ भी ब्लड की कैपिलरीज से ये चढ़ा हुआ होता है। इसके चारों तरफ भी ब्लड की कैपिलरीज होती हैं, जिनको हम क्या कहते हैं? जिनको हम पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज कहते हैं। फिर कहता है कि ये जो प्रोक्सिमल कन्विलेटेड ट्यूब्यूल है ये डिसेंडेंट डाउन का मतलब नीचे चला जाएगा। कह रहा है ना कि द प्रोक्सिमल कन्विलेटेड ट्यूब्यूल नैरो, पहले थोड़ा तंग हो जाता है, थोड़ा नैरो होता है, और नैरो होने के बाद डिसेंडेड डाउन, ये नीचे की तरफ चला जाता है। descended down into the medulla, किसमें चला गया? ये देखें, ये चला गया नीचे मेडुला के अंदर। descended down होके कहाँ चला गया? मेडुला के अंदर। मैं का यू टर्न, और उसके बाद फिर क्या बनाता है? यूं करके एक यू टर्न बनाता है और दोबारा ऊपर किसमें चला जाता है? कॉर्टेक्स में चला जाता है। तो इस तरीके से एक यू शेप का पार्ट बन जाता है, एक लूप लाइक या यू शेप का पार्ट बन जाता है। और इस यू शेप के पार्ट को हम क्या कहेंगे? ये जो बना हुआ है इसके लिए हम टर्म इस्तेमाल करेंगे, इसको हम कहेंगे लूप ऑफ हैनले। इसको क्या कह रहे हैं? इसको हम कह रहे हैं लूप ऑफ हैनले। दैट दस इट हैज descending एंड ascending limb। अब देखो, लूप ऑफ हैनले की जो नीचे की तरफ ट्यूब जा रही है इसको हम कहेंगे descending limb, और ये जो ऊपर की तरफ जा रहा है इसको हम क्या कहेंगे? ascending limb। मैं यहाँ अलग से बना रहा हूँ लूप ऑफ हैनले। ये देखो लूप ऑफ हैनले, ये। अब लूप ऑफ हैनले के दो लिम्स हैं। एक ट्यूब वो है जो नीचे की तरफ आ रही है, इसको कहेंगे descending limb। इसको क्या कहेंगे? descending limb। और ये ऊपर की तरफ जो जा रही है इसको हम क्या कहेंगे? ascending limb। जो मेडुला की तरफ आ रही है वो क्या है? वो है descending। और दोबारा जो कॉर्टेक्स की तरफ जा रही है वो कौन सी लिम्ब है? ascending limb। तो ये क्या हो गया? ये तो हो गया लूप ऑफ हैनले। इसके बाद कहता है द ascending limb of the loop of Henle became larger। देखो ये ascending limb जो होती है, ये वाली ascending, ये दोबारा लार्जर हो जाती है, दोबारा बड़ी हो जाती है, ऐसे लार्जर हो गई, ये लार्जर हो गई। और इसके ascending के मुकाबले में आपको descending limb थोड़ी यहाँ लार्जर मिलेगी, थोड़ी ब्रॉड मिलेगी इधर, ये लार्जर हो जाती है। और उसके बाद क्या होती है? डायमीटर में, और फिर उसके बाद कॉर्टेक्स में जाके थोड़ी लार्जर होती है एंड फॉर्म अ क्वाइल्ड ट्यूब कॉल्ड डिस्टल कन्विलेटेड ट्यूब्यूल। और फिर दोबारा एक ये क्वाइल्ड ट्यूब बना लेती है, और इसको अब हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे डिस्टल कन्विलेटेड ट्यूब्यूल। द डिस्टल कन्विलेटेड ट्यूब्यूल फाइनली ओपन इनटू अ कॉमन कलेक्टिंग डक्ट। और ये डिस्टल कन्विलेटेड ट्यूब्यूल फाइनली किस में ओपन होगी? एक डक्ट में, एक बड़ी नाली में, जिसको हम क्या कहेंगे? कलेक्टिंग डक्ट। और मैंने आपको बताया था इसको कलेक्टिंग डक्ट क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें दूसरे नेफ्रॉन के भी जो है वो क्या आ रहे हैं? दूसरे नेफ्रॉन के भी जो है वो बेसिकली जो है डिस्टल कन्विलेटेड ट्यूब्यूल ओपन हो रहे होते हैं, तो इस वजह से इसको हम कलेक्टिंग डक्ट कहते हैं। अभी क्लियर हुआ स्ट्रक्चर नेफ्रॉन का? Yes, sir. हुआ बच्चों? क्लियर हुआ? अब मैं बनाऊं अलग से तस्वीर, फिर बताओगे मुझे इसके पार्ट? चलो अब तस्वीर बनाता हूँ इसकी, उसके बाद फिर मुझे पार्ट बताते जाना है इसके। ये लो, पहले तो ये बना देता हूँ मैं। ये नेफ्रॉन का एक पार्ट है, ये बताओ इसको क्या नाम दूं मैं? ये जो Bowman's capsule. हाँ, इसको अभी बोमैन कैप्सूल नाम दे देता हूँ। इसको नाम क्या दे दिया मैंने? बोमैन कैप्सूल। चलो भाई, बोमैन कैप्सूल के नीचे से एक ये ट्यूब निकल गई, इसको क्या नाम दे दूं?
Proximal convoluted tubule. convoluted tubule. चलो इसको नाम दे दिया प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल का। फिर प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल डिसेंडेंट डाउन हुई, नीचे की तरफ गई, नीचे की तरफ मेडुला में चली गई, मेडुला से यू टर्न लेके दोबारा किस में चली गई, Cortex में, cortex दोबारा में. कॉर्टेक्स में जाके ये थोड़ी सी लार्ज भी हो गई। अब इस स्ट्रक्चर को क्या नाम दूं जो मेडुला में चला गया और यू टर्न बना लिया इसने, इसको क्या नाम दूं? Loop इसको of क्या नाम? Fresnel. लूप ऑफ हेनले। चलो लूप ऑफ हेनले नाम दे दिया। अच्छा लूप ऑफ हेनले की जो ये जो लिम्ब है, ये जो ट्यूब है जो नीचे Descending, की तरफ आ रही है, इसको क्या descending limb, इसको डिसेंडिंग लिम्ब कह देता हूँ। और ये जो ऊपर की तरफ जा रही है इसको क्या कह दूं? ascending limb, इसको ascending limb, असेंडिंग लिम्ब कह देता हूँ। चलो फिर असेंडिंग लिम्ब से फिर निकल गई एक और ट्यूब, कन्वोल्यूटेड distal ट्यूब। convoluted tubule. इसको क्या कह दूं? इसको डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल कह दूं। चलो सही आप कहते हो तो कह देता हूँ डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल। अच्छा डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल एक डक्ट में खुल गई। मैंने आपको कहा ना जो बड़ी सी ट्यूब होती है उसको हम इसको डक्ट कहते हैं, तो इसको हम कह रहे हैं कलेक्टिंग डक्ट। इसमें खुल गई, ये खुल गई, इसको नाम दे देता हूँ कलेक्टिंग डक्ट में। चलो ब्लड सप्लाई देख लेते हैं इसको, ब्लड की जो सप्लाई हो रही है। अब बोमेन कैप्सूल को जो है एक आर्ट्रियूल होती है, एक आर्ट्रियूल बोमेन कैप्सूल की तरफ ब्लड लेकर आती है। ये आर्ट्रियूल है ना, बोमेन कैप्सूल की तरफ ब्लड लेकर आ रही है। क्या नाम दे दूं इस आर्ट्रियूल को जो ब्लड लेकर आ रही है? इसको क्या कह दूं? एफरेंट आर्ट्रियूल। एफरेंट आर्ट्रियूल कह दिया। चलो इसको एफरेंट आर्ट्रियूल कह दिया। फिर एफरेंट आर्ट्रियूल जो है वो छोटी छोटी ब्लड कैपिलरीज में डिवाइड हो गई ऐसे। इन ब्लड कैपिलरीज इनको क्या कह दूं? ग्लोमेरुलस। चलो इसको ग्लोमेरुलस कह देता हूँ। फिर ग्लोमेरुलस ने मिलकर जो है वो एक और आर्ट्रियूल बना ली, इसे बतलियो Efferent arteriole. इसको क्या कहेंगे? इसको इफरेंट Efferent आर्ट्रियूल। artery. इफरेंट आर्ट्रियूल्स कह दिया। सही है। अच्छा ये बोमेन कैप्सूल और ग्लोमेरुलस इन दोनों को मिलाकर नेफ्रॉन का पहला पार्ट होगा।